जय हिंद। ज्ञानकुरिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 75 डेज सीजीपीएससी चैलेंज पे आज हम देखेंगे पंचायती राज अधिनियम के और ग्राम सभा के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। तो देर ना करते हुए चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, पंचायती राज समिति और उनके सिफारिश सुमेलित है, इनके बारे में बताना है आपको। कौन सा जो है सुमेलित है? तो पंचायती राज समिति और सिफारिश, पी के थुंगन समिति पेशा एक्ट की वकालत की थी, डीएस भूरिया प्रशासनिक ढांचा के बारे में बात किए थे, वी एन गाडगिल आत्मनिर्भर के बारे में बात किए थे, या एल एम सिंघवी आरक्षण के संबंध में बात किए थे। ठीक है, तो इसको मैचिंग के लिए देखें तो पी के थुंगन जो समिति है, वो पी के थुंगन जो समिति है वो प्रशासनिक ढांचे के लिए बात किए थे कि पंचायत का एक प्रशासनिक ढांचा होना चाहिए। साथ ही हम डीएस भूरिया के बारे में देखें तो इन्होंने पेशा एक्ट के बारे में बात किया था। तो इस तरीके से देखें, ए और बी जो है वो सुमेलित नहीं है, तो ए का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा आपका 1। वी इन गाडगिल जो है इन्होंने पंचायत में आरक्षण लागू करने के लिए जोर दिया, वही एल एम सिंघवी ने पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। तो इस तरीके से देखें तो सी का ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 और डी हो जाएगा आपका 3। 2143 आपका जो ऑप्शन मिलेगा आपको 2143, ये मिल जाएगा आपका 2143 ऑप्शन सी पे। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज समिति और उसके वर्ष, कौन कौन सा जो समिति है वो किस किस वर्ष पे आए हैं, इसको सुमेलित करना है। चलिए, तो पहले जीवीके राव समिति की बात करें, फिर बलवंत राय मेहता की समिति की बात करें। तो पंचायती राज समिति में हम जब पहली बार देखते हैं तो पहला जो समिति आता है वो बलवंत राय मेहता समिति आता है, और ये आता है आपका 1957 पे। ठीक, बलवंत राय मेहता के बाद आपके इनका बेटा भी होता है अशोक मेहता। अशोक मेहता जो आता है वो इनसे जस्ट 20 साल बाद आता है, तो ये आ जाएगा 1957 के बाद आपका 1977 पे। ठीक है, बलवंत राय मेहता जहां पर त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में बात करते हैं, मतलब ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, वही इनका बेटा अशोक मेहता जो है वो द्विस्तरीय पंचायती राज के बारे में जोड़ देते हैं। ठीक है, और इस तरीके से देखें तो बी का हो जाएगा आपका 3 और सी का हो जाएगा आपका 2। कस्तूरी रंगन जो समिति है वो 1963 पे है बलवंत राय मेहता के बाद, और जीवीके राव जो समिति है वो लास्ट में 1985 में आए हैं। तो इस तरीके से देखें तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका 4, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा आपका 2, और कस्तूरी रंगन समिति लास्ट जो है वो आपका हो जाएगा 1। तो इस तरीके से देखें तो 4 3 2 1 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ कब हुआ? 22 दिसंबर 1992, या 23 दिसंबर 1992, या 20 अप्रैल 1993, या 24 अप्रैल 1993। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993 के ही कारण हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं। इसके पहले हम देखें तो ये जो अधिनियम जो आया था, पंचायती राज अधिनियम 1992-93 की बात करें तो ये जो अधिनियम लेकर के आया था 22 दिसंबर को लोकसभा में पारित हुआ। कहां पर? लोकसभा में। 23 दिसंबर को यह पारित हुआ राज्यसभा में। अब जब कोई विधेयक जो रहता है, हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में, ठीक, और इधर हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में, और ऊपर में आपका क्या रहता है? प्रेसिडेंट। तो जब कोई बिल लेकर के आते हैं तो ये पंचायती राज का बिल लेकर के आए थे, जब वो पास हो जाएगा तब विधेयक बन जाएगा। तो बिल सबसे पहले कब लोकसभा में लेकर के आए? कब? 22 दिसंबर को। ठीक, और 22 दिसंबर को ये क्या हो गया? लोकसभा से पास हो गया। लोकसभा से पास होने के बाद वो बिल कहां जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में कब पास हुआ? 23 दिसंबर को राज्यसभा में पास हुआ। राज्यसभा में पास होने के बाद ये बिल तब तक विधेयक नहीं बनेगा जब तक प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति इसकी सहमति ना दे, उसमें साइन ना कर दे। तो इसको साइन कब किए? 20 अप्रैल को ये क्या किए? साइन किए। ठीक है, अब इस तरीके से साइन करने के बाद ये जो लागू हुआ वो कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। तो पंचायती राज अधिनियम जो बना वो कब बना आपका? 24 अप्रैल को बना, इसलिए 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन में क्या सही है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। संविधान के भाग 10 में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 243 ए से अनुच्छेद 243 बी तक पंचायत से संबंधित प्रावधान है। पंचायती राज व्यवस्था को केंद्र सूची में सम्मिलित किया गया है।
अनुसूची 11 में 29 विषय जोड़े गए हैं। चलिए इसमें से आपको क्या सही है ये बताना है। 4 स्टेटमेंट है, इसमें से कौन कौन जो है वो सही है। तो संविधान के भाग 10 में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया है? जी नहीं, ये गलत आंसर हो, गलत स्टेटमेंट है। अनुच्छेद 243 ए से 243 बी तक पंचायत से संबंधित प्रावधान है? नहीं, 243 ए से लेकर के 243 ओ तक आपका प्रावधान है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। पंचायती राज व्यवस्था को केंद्र सूची में सम्मिलित किया गया है? नहीं, ये भी गलत है। केंद्र सूची में नहीं, बल्कि पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है। मतलब राज्य जब चाहे पंचायती राज पे अपना कानून बना सकता है, केंद्र कानून नहीं बनाएगा। ये हो गया। अब ये जो है अनुसूची 11 में 29 विषय जोड़े गए हैं। जी हाँ, पंचायती राज को अनुसूची 11 में शामिल किया गया है और अनुसूची 11 के साथ साथ इसमें 29 विषय जोड़े गए हैं। मतलब इस 29 सब्जेक्ट पे 29 विषयों पर जो राज्य सरकार जो है वो पंचायती राज के तहत आपका कानून बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखें तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित है। अब एक तरफ आपके पंचायती राज के अनुच्छेद दे दिया है, आर्टिकल दे दिया है, और दूसरा उसका विवरण दे दिया है। तो अनुच्छेद 243 बी पंचायतों की संरचना, 243 सी पंचायतों का कार्यकाल, डी गठन और ई आरक्षण, इसको सही सुमेलित करना है। तो जितने भी पंचायती राज के अनुच्छेद है वो 243 से चालू होते हैं। ठीक, 243 में पहला जो होता है 243 ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ऐसे हम लोग चलेंगे 243 ए, बी। तो 243 ए जो होता है वो ग्राम सभा के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर 243 ए तो दिया नहीं है, तो इसके बारे में हमको जानकारी नहीं चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करें तो बी से आपको रिलेट करना है बिल्ट। बिल्ट का मतलब होता है गठन। ठीक है, तो अनुच्छेद 243 बी जो होता है पंचायतों का गठन होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। सी से आप रिलेट करोगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब आप संरचना की बात करें तो कंस्ट्रक्शन सी मतलब पंचायतों की जो संरचना है वो 243 सी पे है। डी से आप एक कोड वर्ड कर सकते हो दलित। तो दलित के लिए हम शब्द यूज कर सकते हैं क्या, आपका आरक्षण। तो 243 डी जो है वो क्या हो जाएगा, आरक्षण हो जाएगा। ई से इस्टीमेट, क्या इस्टीमेट, टाइम इस्टीमेट की बात करें तो ई जो होगा इस्टीमेट, टाइम इस्टीमेट मतलब आपका कार्यकाल, तो पंचायतों का आपका कार्यकाल। एफ से अगर हम रिलेट करना चाहें तो एफ से आप बोल सकते हो फेल्योर। फेल्योर मतलब क्या, अयोग्यता, फेल होना। ठीक है, तो पंचायत में अयोग्यता जो है वो 243 एफ में है। तो इस तरीके से सही आंसर देखे इसमें, तो बी मतलब आपका गठन, तो पहले आ जाएगा आपका 3। सी मतलब कंस्ट्रक्शन संरचना मतलब आ जाएगा 1। डी मतलब दलित मतलब आरक्षण मतलब 4। फिर उसके बाद ई मतलब इस्टीमेट मतलब कार्यकाल 2। 3142 3142 आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी पे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 को राज्यपाल की अनुमति कब प्राप्त हुई? चलिए, अभी ये पंचायती राज अधिनियम के बारे में बात की है, तो ये केंद्र से बना और केंद्र ने राज्य सरकार पे छोड़ दिया कि वो उसको लागू करना चाहे या उसमें कुछ नया चीज लेकर के आना चाहे कि कौन सा राज्य द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय या 4 स्तरीय पंचायती राज बना सकते हो, वो राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया था। तो इसी कड़ी में देखते हैं 30 दिसंबर 1993, 24 जनवरी 1994, 25 जनवरी 1994, यहाँ पर बोला है राज्यपाल की अनुमति कब प्राप्त हुई है। तो राज्यपाल की अनुमति जो है सबसे पहले ये यहाँ के विधानमंडल पे गया, विधानसभा पे गया, किसके, मध्य प्रदेश के। क्योंकि ये छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की बात कर रहे हैं, तो 1993 में छत्तीसगढ़ तो बना नहीं था। ठीक है, तो 1993 के समय में कौन सा स्टेट था, मध्य प्रदेश था। तो मध्य प्रदेश का जो पंचायती राज अधिनियम है वही सेम टू सेम क्या किस में ले लिया है, छत्तीसगढ़ में ले लिया है। तो पढ़ने के लिए हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम पढ़ेंगे, पर वो अधिनियम किसका है, मध्य प्रदेश का। तो 30 दिसंबर 1993 को ये कहां पर पहुंचा, आपका विधानसभा में पहुंचा। ठीक है, विधानसभा में पहुंचने के बाद आपका ये 24 जनवरी 1994 को क्या हो गया, आपका राज्यपाल ने सहमति दी। ठीक, और 25 जनवरी 1994 को ये वहां के राजपत्र में क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि राज्यपाल की अनुमति कब प्राप्त हुई है। तो राज्यपाल की अनुमति यहाँ पर कब प्राप्त हुई है, आपको 24 जनवरी 1994 को। 30 दिसंबर 1993 को वहां पर क्या हो गया, वहां के विधानसभा से पारित हुआ, और 24 जनवरी को राज्यपाल से, और 25 जनवरी को ये क्या हो गया, आपका वहां पर प्रकाशित हो गया। तो क्वेश्चन में राज्यपाल की अनुमति बोल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके पहले बैकग्राउंड में थोड़ा सा और देखना चाहे
तो वहां पर ये हुआ था क्या, 24 अप्रैल के बारे में बात किया था। तो 24 अप्रैल को भारत में ये लागू हो चुका था आपका क्या, 1993। ठीक, यहां पर इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज। लेकिन सरकार ने राज्यों के लिए 1 वर्ष का समय दिया। इस 1 वर्ष के भीतर आप किस तरीके से कि अपने राज्य में द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या 4 स्तरीय पंचायती राज अपनाना चाहते हो, वो आपको यहाँ पर अपने राज्य में विधानमंडल पे आप उसको पारित करो। तो 1 वर्ष का समय दिया हुआ था। इस 1 वर्ष के समय पे सबसे पहले मध्य प्रदेश ने ही ये काम पहले कर लिया, 30 दिसंबर को अपने विधानसभा में रख करके पारित करवा लिया। और 24 अप्रैल से पहले ही ये 24 जनवरी को राज्यपाल की इसको अनुमति मिल गई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधियों का अनुकूलन आदेश छत्तीसगढ़ राज्य के राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ। अब ये पहले ही क्वेश्चन से थोड़ा सा संबंधित है। यहां पर हम लोगों ने देखा कि 24 जनवरी 1994 को, कब, 24 जनवरी 1994 को क्या हो गया आपका, मध्य प्रदेश ने राज्यपाल ने इसको क्या कर दिया, आदेशित कर दिया, मतलब साइन कर दिया। उसके बाद से क्या हो गया, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम लागू हो गया मध्य प्रदेश ने। और मध्य प्रदेश ने लागू किया मतलब छत्तीसगढ़ में भी उस समय, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में ही था तो छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है। लेकिन जैसे ही 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ, ठीक है, तब 1 नवंबर 2000 के समय में जो छत्तीसगढ़ में जो पंचायती राज अधिनियम था वो किस नाम से जाना जा रहा है, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम। लेकिन उस नाम को अब छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम लाना है तो उसके लिए विधियों का एक अनुकूलन आदेश ये लेकर के आना पड़ता है, मतलब एक राजपत्र में आपको छपाना पड़ेगा कि इस नाम को अब इस नाम से जाना जाएगा। तो ये विधियों का जो अनुकूलन आदेश जो है, हम लोगों ने 1 नवंबर से तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम बोलना चालू कर दिया, हो गया वो। लेकिन वो ऑफिशियली कब प्रकाशित हुआ, तो वो प्रकाशित हुआ आपका 18 जून 2001 को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम के बारे में सत्य कथन है। तो पंचायती राज अधिनियम, जैसे हम लोग भारत का संविधान देखें तो उस संविधान के अनुसार 22 भाग, 395 अनुच्छेद और प्रारंभ में 8 अनुसूची थे। तो उसी तरीके से पंचायती राज अधिनियम के बारे में देखें तो इस अधिनियम में 15 अध्याय है। जी हाँ, ये सही है। इस अधिनियम में 123 धाराएं हैं, ये गलत है। 132 धाराएं हैं, 132 आर्टिकल है आपके। और इस अधिनियम में 4 अनुसूची है। जी हाँ, 4 अनुसूची है। तो हम संविधान के रिस्पेक्ट में देखें तो अध्याय की जगह में भाग देखें तो 22 है, 123 की जगह देखें, 132 की जगह देखें तो यहाँ पर 395 अनुच्छेद, 395 आर्टिकल है। और अनुसूची की, मूल अनुसूची की बात करें तो मूल अनुसूची जो थे वो कितने थे, 8 थे, बाद में वो क्या हो गए, 12 हो गए। तो ये संविधान के रिस्पेक्ट पे है। और पंचायती राज के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो पंचायती राज के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 15, 132 और आपका क्या 4, ये सही होगा। तो इसमें से देखिए 123 गलत है, ए और सी जो है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा के बारे में सत्य कथन है। तो ग्राम सभा क्या होता है, 73वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 243 ए में प्रतिस्थापित किया गया है। जी हाँ, 243 ए जो है वो किसके बारे में बताता है, ग्राम सभा के बारे में। बी गठन, ठीक है, सी संरचना। तो ये वाला जो कथन हो गया आपका क्या हो गया, सही हो गया। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 6 और 7 में वर्णित है। जी हाँ, अगर हम पंचायती राज अधिनियम की बात करें 1993 की तो इसमें कुल 15 अध्याय है। इस 15 अध्याय में अध्याय 1 के बारे में बात करें तो इसमें 1 और 2 धाराएं है, प्रारंभिक है, इनिशियल्स है ना, परिभाषाएं हैं। हम अध्याय 2 की बात करें तो अध्याय 2 में धारा 3 से लेकर के धारा आपको 7 तक मिलेगा, 3 से लेकर के 7 तक। इस 3 से 7 में देखें 3, 4, 5 जो है वो बेसिकली ग्राम के बारे में, मतदाता सूची के बारे में, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। लेकिन धारा 6 और जो 7 है वो ग्राम सभा के बारे में और उसके सम्मेलन के बारे में बताया गया है। तो धारा 6 और 7 का संबंध किससे है, ग्राम सभा से है। तो ऑप्शन बी भी जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा का गठन धारा 129 क, ख, ग में वर्णित है। जी हाँ, जहां ग्राम सभा की बात करें, नॉर्मल ग्राम सभा की बात करें वो धारा 6 और 7 में, मतलब अध्याय 2 में, पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। लेकिन हम यहीं पर बात करें अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बात करें तो वो आपको अध्याय 14 पार्ट 14 में मिलेगा, जिसमें आपको मिलेगा धारा
29। तो इस 29 धारा 129 क ख ग में अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा का गठन कैसे होगा, सम्मेलन कैसे होगा, ठीक है। तो इसके बारे में जो है वो तो ये तरीके से देखें तो ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से देखें तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन है, निम्न में से असत्य कथन है, पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई ग्राम सभा है। जी हां, पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई जो है वो क्या है, ग्राम सभा है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत की विधायिका होती है। जी हाँ, ग्राम सभा जो होती है ग्राम पंचायत की क्या होती है, विधायिका होती है। जैसे कि हम बात करें कि विधानसभा, और विधानसभा जो होता है वो किस क्या होता है, राज्य का विधायिका होता है, और लोकसभा जो होता है वो केंद्र का विधायिका होता है, क्योंकि लोकसभा में और विधानसभा में चुने हुए एमपी और एमएलए जो है वहां पर नीति निर्माण करते हैं। वैसे ही ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत की बात नहीं कर रहे, ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो क्रियान्वयन के लिए होते हैं। मतलब ग्राम पंचायत में कुछ कार्य होना है वो कौन कराएगा, ग्राम पंचायत के सदस्य कराएंगे। लेकिन ग्राम सभा जो है वो नीति निर्माण कि ग्राम में क्या क्या कैसे नियम बनाना है वो ग्राम सभा करता है। इसलिए ग्राम सभा जो है वो ग्राम पंचायत की क्या होती है, विधायिका होती है। तो ये वाला भी कथन सही है, ये वाला भी कथन सही है। एक ग्राम पंचायत के अधीन एक ही ग्राम सभा हो सकते हैं, एक ग्राम पंचायत के अधीन एक ही ग्राम सभा हो सकते हैं, ये कथन जो है वो क्या है, गलत है। एक ग्राम पंचायत में दो या दो से ज्यादा भी ग्राम सभा हो सकते हैं। सपोज अगर कोई ग्राम पंचायत दो गांवों से मिलकर के बनता है, ठीक है, जिसमें से एक गांव मुख्य ग्राम होता है, दूसरा जो होता है वो आश्रित ग्राम होता है, ठीक। तो अगर ग्राम पंचायत दो गांवों से मिलकर बनेगा, लेकिन जो ग्राम सभा रहेगा वो दोनों गांव का अलग अलग रहेगा। आश्रित ग्राम का भी ग्राम सभा होगा और मुख्य ग्राम जो रहेगा वो भी आपका ग्राम सभा होगा। तो एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकते हैं। अगर दो गांव है तो दो गांव मिलाकर के एक पंचायत है तो दो ग्राम सभा होगा, तीन ग्राम मिलाकर के तीन ग्राम सभा हो जाएगा। हाँ, और यही चीज उल्टा है आपका क्या, अगर मैं बोलूं अगर एक ग्राम पंचायत में एक ही ग्राम है तो एक ही ग्राम सभा होगा, दो ग्राम सभा नहीं होगा। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में ये उल्टा होता है। अनुसूचित क्षेत्र की बात करें, अगर किसी एक ग्राम पंचायत में एक ही ग्राम है तो एक ग्राम में भी दो ग्राम सभा हो सकते हैं। ये अनुसूचित क्षेत्र के लिए है, नॉर्मल क्षेत्र के लिए नहीं है। एक ग्राम पंचायत में एक अधिक ग्राम हो सकते हैं, मतलब एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं। जी हाँ, एक से अधिक ग्राम होगा तो ग्राम सभा भी बढ़ेगा। तो ये कथन क्या है आपका, सही है। तो ए, बी और डी जो है वो क्या है, सही है। सी जो है वो क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा का अभिप्राय है, मतलब किसको ग्राम सभा बोला जाएगा, ये बताना है। किसी ग्राम पंचायत के भीतर आने वाले गांव के सभी मतदाताओं से मिलकर जो सभा बनती है उसे ग्राम सभा कहते हैं। जी हाँ, तो किसी ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत के अंदर आने वाले जो गांव है उसमें जितने भी लोग हैं जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल है, सभी गांव के समस्त जनसंख्या जो होते हैं वो ग्राम सभा का हिस्सा नहीं होता है, बल्कि जिनका नाम मतदाता सूची में है वो ग्राम सभा के सदस्य होंगे और उसी से ग्राम सभा बनता है। तो ये आपका सही है। ग्रामीण स्वशासन की न्यूनतम स्तर पर जो लोकतांत्रिक संगठन स्थापित किया गया है वही ग्राम सभा है। तो यहाँ पर जो मतदाताओं से मिलकर के बात कर रहे हैं वही आपका क्या है, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब यह है कि जनता के द्वारा चुना है, किससे, मत प्रणाली द्वारा, वोटिंग से होना है। तो वोटिंग कौन करेंगे, आपके मतदाता ही करेंगे, ठीक है। तो मतदाताओं से या लोकतांत्रिक संगठन से ही क्या बनेगा, आपका ग्राम सभा बनेगा। तो ऑप्शन बी भी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो ए और बी जो है वो दोनों सही है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा की गणपूर्ति मतलब कोरम का उत्तरदायित्व किनका होता है। तो ग्राम सभा में जो मीटिंग होता है ग्राम सभा का, ठीक है, हम ग्राम पंचायत की मीटिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम ग्राम सभा के बारे में बात कर रहे हैं। तो ग्राम सभा का जो कोरम होता है उसका जो उत्तरदायी होता है वो किसका होता है, सरपंच का होता है। सरपंच के साथ साथ उसमें उपस्थित पंचों का भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखें किसका किसका हो जाएगा, सरपंच का होगा, पंच का होगा। यहां पर उप सरपंच की जिम्मेदारी नहीं होती है, उप सरपंच से पंच जिम्मेदार होता है। ऐसा नहीं कि उप सरपंच जिम्मेदार नहीं होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उप सरपंच अपने पद उप सरपंच के कारण जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि वो पंच के कारण क्या है, वो जिम्मेदार है। सचिव की इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, उनका काम सिर्फ सूचना जारी करना होता है। पर ग्राम सभा की जो मीटिंग में गणपूर्ति करना, कोरम पूरा करना, वो किनका है, सरपंच और पंच का। तो ए और सी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ग्राम सभा के गणपूर्ति न होने के संदर्भ में सत्य कथन है। तो ग्राम सभा के गणपूर्ति न होने पर क्या हो सकता है? तो ग्राम सभा की लगातार 3 बैठक में कोरम पूर्ति न होने पर संबंधित पंच और सरपंच के खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा। जी हाँ, तो अभी गणपूर्ति पूरा करने का, जो कोरम पूरा करने का उत्तरदायित्व किसका होता है? पंच और सरपंच का होता है। तो अगर लगातार 3 ग्राम सभा का बैठक अगर कोरम नहीं हुआ तो उनके खिलाफ क्या होगा? नोटिस जारी होगा। ये कथन आपका क्या है? सत्य है। नोटिस जारी होने के बाद भी आगामी 3 ग्राम सभा की बैठकों में कोरम पूर्ति का अवसर दिया जाएगा। जी हाँ, अगर नोटिस जारी होता है तो फिर से अगले ग्राम सभा की मीटिंग में उनको अवसर दिया जाएगा, लेकिन ये जो अवसर है वो अगले 2 ग्राम सभा की मीटिंग के लिए दिया जाएगा। 3 ग्राम सभा की मीटिंग के लिए नहीं, 2 ग्राम सभा की मीटिंग के लिए। और ये जो 2 ग्राम सभा बोल रहे हैं वो इन तीनों के अलावा वाला ग्राम सभा है। जैसे अभी एक में गणपूर्ति नहीं हुआ तो दूसरा मीटिंग बुलाया जाएगा, तो वो जो दूसरा मीटिंग बुलाया जाएगा उसमें गणपूर्ति नहीं देखा जाएगा, उसमें जो भी फैसला है वो ले लिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पहला इनकम्प्लीट रहा है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जब दूसरा रखा तो ये दोनों को मिलाकर के एक ही कहलाएगा, क्योंकि यहां पर तो हुआ नहीं तो पहला यही कहलाएगा। ठीक है, दूसरा फिर बुलाया, फिर गणपूर्ति नहीं हुआ तो फिर से दूसरा बुलाना पड़ेगा, लेकिन यहां पर नहीं हुआ तो भी से वो कंप्लीट हो जाएगा, तब ये दूसरा कहलाएगा। ऐसे ये 3 हो जाएगा। तीनों में अगर पूर्ति नहीं होता है तब उनके खिलाफ नोटिस जारी होगा और उनको फिर 2 ग्राम सभा की बैठक में कोरम पूर्ति का अवसर दिया जाएगा। तो ये कथन क्या है? असत्य है। 3 ग्राम सभा की बैठक में नहीं, 2 में पूर्ति करने का अवसर इनको दिया जाएगा। फिर भी अगर कोरम पूर्ति ना हुआ तो संबंधित पंच और सरपंच को पद से हटाया जाएगा। नहीं, पद से नहीं हटाया जाएगा। अगर फिर भी से अगर ये 2 का मौका और देंगे और उसके बाद भी कोरम पूर्ति नहीं हुआ तो संबंधित पंच और सरपंच को पद से हटाने की कार्यवाही की जा सकती है, हटाया जाएगा ऐसा नहीं है। और ये तब तक कार्यवाही पूरा कंप्लीट नहीं होगा जब तक सरपंच को और संबंधित पंच और सरपंच को एक मौका ना दिया जाए कि कोरम पूर्ति क्यों नहीं हुआ। तो अपना पक्ष रखेंगे। जब उनको लगेगा कि सही पक्ष नहीं रख पा रहे हैं तब पद से हटाने की जो ये प्रोसेस है वो चालू किया जाएगा। तो इस तरीके से देखें तो ये भी कथन क्या हो गया? आपका असत्य हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है? आपका सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा के बारे में सत्य कथन है। एक ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभा का भी गठन करने का प्रावधान किया गया है। ग्राम सभा के सम्मेलन के लिए ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 सदस्यों से गणपूर्ति होगी, जिसमें कम से कम 1/3 महिला सदस्य होगी। ग्राम सभा की अध्यक्षता पंचायत पदाधिकारियों के द्वारा नहीं किया जाएगा या इनमें से सभी। चलिए, अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बात कर रही है। अब ये नॉर्मल ग्राम सभा के बारे में बात नहीं हो रहा है, किसके बारे में हो रहा है? अनुसूचित क्षेत्र। तो जैसे हम लोग बस्तर क्षेत्र के बारे में बात करें या सरगुजा क्षेत्र के बारे में बात करें, जो अनुसूचित क्षेत्र है, इसमें एक ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभा का गठन का प्रावधान है। जी हाँ, नॉर्मल मैदानी क्षेत्र में बोले तो एक ग्राम में एक ही ग्राम सभा होता है। हाँ, एक पंचायत में 2 ग्राम सभा भले हो सकता है, लेकिन एक ग्राम में एक ग्राम सभा रहेगा। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम में 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ग्राम सभा के सम्मेलन के लिए ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 सदस्यों की गणपूर्ति होगी। तो ये भी कथन सही है। जैसे हम बात करें मैदानी क्षेत्रों की बात करें, जैसे मान लो जाए ग्राम सभा में टोटल 1000 सदस्य है, तो मैदानी सदस्यों की बात करें तो मैदानी भागों की बात करें तो 1000 में क्या 1/10 होता है। 1/10 का मतलब कितना हो गया आपका? अगर 100 लोग ग्राम सभा के मीटिंग में जाएंगे तो कोरम पूरा हो जाएगा। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र के केस में क्या हो जाएगा? 1000 का 1/3 चाहिए। इसका मतलब यह हो जाएगा कि 333 से ऊपर, 333 1/3 नहीं हो रहा है, वो 999 का 1/3 आपका 335 होगा। इसका मतलब यह है कि आपका 334 होगा। 1000 में 334 लोग उपस्थित रहेंगे तब आपका जो कोरम पूर्ति होगा। चलिए तीसरा बोल रहे हैं, हाँ, इनमें से 1/3 महिला सदस्य होंगी। जी हाँ, 1/3 भी क्या होना चाहिए इसमें से? महिला सदस्य। तो 1/3 महिला सदस्य जो है वो दोनों केस के लिए है, मैदानी भागों के लिए भी और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए। लेकिन मैदानी भाग के लिए 1/10 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 1/3 कुल सदस्यों का। ग्राम सभा की अध्यक्षता पंचायत पदाधिकारियों मतलब पंच, सरपंच और उप सरपंच के द्वारा नहीं किया जाएगा। जी हाँ,
ग्राम सभा का जो अध्यक्षता होता है वो ग्राम सभा में उपस्थित किसी अन्य सदस्य के द्वारा किया जाता है, और वो सदस्य जो है वो पंच, सरपंच और उप सरपंच नहीं होना चाहिए। इसकी जगह हम मैदानी भागों की बात करें, नॉर्मल बात करें, तो ग्राम सभा की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? सरपंच करता है। सरपंच नहीं है तब उप सरपंच करता है, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में सरपंच, उप सरपंच या कोई भी पंच अध्यक्षता नहीं करता। तो ये भी कथन आपका क्या है? सत्य है। तो इस तरीके से देखें तो तीनों कथन क्या है आपके? सत्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम 1993 के अध्याय 2 में कौन सा उपबंध है? ठीक है, अध्याय 2 की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके पहले हम लोग अध्याय 1 की बात करें तो अध्याय 1 में है प्रारंभिक। अध्याय 1 में क्या मिल जाएंगे आपको? प्रारंभिक, मतलब परिभाषा वगैरह दिया गया है कि अधिनियम जो बनाए हैं उस अधिनियम में प्रारंभिक मतलब इनिशियल, कि अगर जैसे जीपी लिखा है तो उसका मतलब ग्राम पंचायत है, और जेपी लिखा है तो जनपद पंचायत है। ये किस में दिया गया है? अध्याय 1 में दिया गया है, और इसके लिए 2 धारा है, धारा 1 और धारा 2 के तहत। ठीक, अध्याय 2 में क्या है आपका? ग्राम सभा है। जो अध्याय 2 में क्या है आपका? ग्राम सभा है, जो धारा 3 से लेकर के आपको 7 तक देखने को मिलेगा। 3 से लेकर के 7 तक देखने को मिलेगा। अध्याय 3 में है पंचायत की स्थापना, जो आपको 8 से लेकर के 41 तक देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद निर्वाचन जो है वो 4 में है, और पंचायत का जो सम्मेलन है वो आपका अध्याय 5 पे है। तो क्वेश्चन पूछा था अध्याय 2 में कौन सा उपबंध है, तो पार्ट 2 में अध्याय 2 में क्या है आपका? ग्राम सभा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम 1993 के उपबंध और धाराएं सुमेलित है। चलिए, तो पंचायत के कार्य और शक्ति, ठीक, तो अभी हम लोगों ने देखा पंचायत लास्ट तक। पंचायत के कार्य और शक्ति जो है वो आपको मिल जाएंगे अध्याय 6 में मिल जाएंगे। ये 6 अध्याय है, और ये मिलेगा आपको 49 से 61 तक। तो ये तो आपका सुमेलित है। निधि और उसकी संपत्ति, तो ये मिल जाएगा अध्याय 7 में मिल जाएगा, 62 से लेकर के 68 तक। ये भी सही है आपका। ठीक, पंचायत की स्थापना, बजट और लेखा, ये आपको अध्याय 8 में मिल जाएगा आपका, 69 से लेकर के 73 तक। तो इस तरीके से देखें तो तीनों जो अध्याय है, धाराएं जो है वो सुमेलित है। तो इनमें से जो सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम 1993 के अध्याय और उपबंध सुमेलित नहीं है। ठीक, अध्याय 8 तक हम लोगों ने देखा। अब अध्याय 9 जो है वो कराधान है, ये भी सही है। अध्याय 10 जो है वो नियंत्रण है, ये भी सही है। अध्याय 11 नियम और उपविधियां, ये भी सही है। अध्याय 12 संपरीक्षा, ये गलत है। ये आपको देखने को मिल जाएगा, आपको अध्याय 14 में देखने को मिल जाएगा। कौन? आपका संपरीक्षक, संपरीक्षा। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा और उसके विषय से सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, ये देखना है। तो धारा 3 ग्राम के संबंध में अधिसूचना, जैसे अभी हम लोगों ने फिर से अभी धारा 3 के बारे में बात की, तो 1 और 2 तो प्रारंभिक में आ जाते हैं। 3 से लेकर के 7 तक जो होते हैं वो ग्राम सभा से संबंधित होते हैं। तो ये तीनों चारों जो धाराएं हैं, 3, 4, 6, 7, ये ग्राम सभा से संबंधित है। तो धारा 3 ग्राम के संबंध में अधिसूचना, ये सही है। ग्राम के संबंध में अधिसूचना कहने का मतलब यह है कि कौन ग्राम होगा, वन ग्राम है या राजस्व ग्राम है। ठीक है, ग्राम 2 प्रकार के होंगे, वन ग्राम और राजस्व ग्राम। तो इसकी जो अधिसूचना है वो कौन जारी करता है? तो राज्यपाल जारी करता है। तो वो किस में लिखा हुआ है? धारा 3 में। तो किसी भी चीज को हम ग्राम कब बोलेंगे, क्यों बोलेंगे या कैसे बोलेंगे? तो राज्यपाल ने जिस चीज को ग्राम बोला है, किसके तहत? धारा 3 के तहत, वही क्या होगा? ग्राम होगा। तो या तो वो वन ग्राम होगा या तो आपका राजस्व ग्राम होगा। धारा 4 जो होता है वो ग्राम की मतदाता सूची के बारे में होता है, ये भी आपका सही सुमेलित है। और 5 जो होता है वो उसके यही रजिस्ट्रेशन पे ही डिपेंड, रजिस्ट्रेशन की ही बात करता है, मतदाता सूची का रजिस्ट्रेशन, वो धारा 5 होता है। ठीक, धारा 6 के बारे में बात करें तो ग्राम सभा का सम्मेलन धारा 6 होता है। धारा 7 के बारे में बात करें तो ग्राम सभा के जो कृत्य है, शक्ति है, वो आ जाता है। तो इसका मतलब धारा 7 जो है वो ये गलत है। ठीक है, तो धारा 7 जो है अनुसूचित क्षेत्र, और अनुसूचित क्षेत्र के बारे में हम बात करते हैं, धारा
कौन सा आता है आपका 129, 129 क ख ग, ये 3 धारा जो है वो अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा से संबंधित है। तो अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा से संबंधित धारा कौन सा है, 129 है, न कि धारा 7। धारा 7 का संबंध सामान्य ग्राम सभा से है। तो इस तरीके से ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी जो है वो क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत पदाधिकारी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित धाराएं हैं। तो कौन कौन सा धाराएं जो है वो पंचायत के पदाधिकारी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित है। तो यहां पर देखिए हम धारा 21 जो है वो ग्राम पंचायत में कौन, सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आता है उसके लिए है धारा 21। 28 की बात करें तो जनपद पंचायत अध्यक्ष और जनपद पंचायत उपाध्यक्ष से संबंधित है उसके अविश्वास प्रस्ताव से। और धारा 35 के बारे में बात करें तो ये जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित है। तो इस तरीके से देखिए 7 के टेबल पढ़ लेंगे, 21, 28, 35 और 42 चारों ही आ जाएंगे। लेकिन ये जो है 21, 28 और 35 ये तीनों जो है वो अविश्वास प्रस्ताव वाले आर्टिकल है, जिसमें एक आपका ग्राम पंचायत वाला, दूसरा जनपद पंचायत वाला और एक तीसरा आपका जिला पंचायत वाला है। ठीक है। अगर हम धारा 42 के बारे में बात करें तो ये निर्वाचन आयोग की शक्ति के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये जो धारा है वो अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी तो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपको बताना है संबंधित धारा है तो ए है, बी है, सी है, ए बी सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है। ग्राम पंचायत का बजट ग्राम सभा की साधारण बैठक में, ग्राम सभा की विशेष बैठक में, ग्राम पंचायत की साधारण मीटिंग में या ग्राम पंचायत की विशेष मीटिंग में। तो ग्राम पंचायत का जो बजट होता है वो ग्राम सभा की साधारण बैठक में पारित किया जाता है, न कि विशेष बैठक। ठीक है, ग्राम सभा की साधारण बैठक मतलब ग्राम सभा का जो साधारण मीटिंग होता है उसी में बजट का प्रावधान है। ठीक है, हम बात करें ग्राम पंचायत की तो ग्राम पंचायत में सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करेंगे, तो ग्राम पंचायत में सिर्फ पंचायत के सदस्य। पंचायत के सदस्य कहने का मतलब है कि जो पंच है, उप सरपंच है और सरपंच है वो ग्राम पंचायत की मीटिंग में होते हैं। ठीक, और ग्राम सभा की मीटिंग की बात करें तो पंच, सरपंच, उप सरपंच तो रहेंगे ही साथ उस ग्राम पंचायत के अधीन जो ग्राम है उसके समस्त मतदाताओं से क्या बनता है, ग्राम सभा। तो जहां पर ग्राम पंचायत में 15 से 20 लोग का मीटिंग होगा वही ग्राम सभा में 1000 से 2000 लोगों का आपका मीटिंग, मतलब ग्राम सभा के जितने भी सदस्य रहेंगे उनके रहेंगे और उन्हीं के बीच में आपका क्या होगा, आपका बजट पारित किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ग्राम पंचायत की जो मीटिंग होती है मतलब ग्राम पंचायत का जो बैठक होता है वो ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होता है, मतलब ग्राम पंचायत भवन बनाए रहते हैं, एक ऑफिस बनाए रहते हैं, वहां पर होता है। लेकिन ग्राम सभा का जो बैठक होता है वो कभी भी ग्राम पंचायत के बिल्डिंग में, ग्राम पंचायत के मुख्यालय में नहीं होगा। ग्राम सभा का मीटिंग जनरली खुले में कहीं पर कोई चबूतरा रहेगा, बीच चौराहा रहेगा वहां पर, और समय को देखते हुए अगर कोई और शासकीय भवन है या कोई चीज है वहां पर रख दिया जाता है। ठीक है, लेकिन वो किसी भी हालत पे ग्राम पंचायत का बिल्डिंग नहीं होगा ग्राम सभा के बैठक के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा के सम्मेलन के संदर्भ में सत्य कथन है। ग्राम सभा का सम्मेलन 1 साल में 6 बार होना अनिवार्य है। जी हाँ, ग्राम सभा का जो सम्मेलन होता है 1 साल में 6 बार होना अनिवार्य है। तो ये कथन क्या है आपका, सत्य है। प्रत्येक 2 माह में कम से कम एक सम्मेलन अनिवार्य है। ठीक है, अब यहां से देखने में ये लगेगा 1 साल में 6 बार हो रहा है, इसका मतलब हर 2 महीने में 1 बार होगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रत्येक 2 माह में कम से कम एक सम्मेलन हो। ये कथन क्या है, गलत है। 2 मीटिंगों के बीच में 3 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक, आप चाहो तो 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम एक होना जरूरी है 3 माह के ड्यूरेशन पे। तो ये वाला 2 माह बोला था ये गलत होगा, 3 माह आना चाहिए, ये गलत हो गया। ग्राम सभा के 1/4 सदस्यों द्वारा लिखित अनुरोध पर सम्मेलन कराना आवश्यक है। 6 मीटिंग तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ अगर ग्राम सभा मतलब गांव की जो जनता है, जनता मतलब आपके जिसका नाम मतदाता सूची में है, मतलब ग्राम सभा के सदस्य है, अगर उनमें से 1/3 1/3 लोग अगर लिखित आवेदन दे, एप्लीकेशन दे कि हमको ग्राम सभा का मीटिंग और करना है,
तो और सम्मेलन करना जरूरी है। उसको 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का बैठक करना पड़ेगा, किनको? सरपंच को। तो ये जो क्वेश्चन दिया था 1/4 1/4, ये गलत है। 1/4 की जगह क्या होगा? 1/3। जैसे किसी ग्राम सभा में 1000 लोग है, तो 1000 लोगों में से 333 मतलब आपका 334 लोग, 333 तो 1/3 मतलब 99 का हो जाएगा, 1999 का हो जाएगा। तो 334 लोग अगर रिटर्न में एप्लीकेशन देंगे कि ग्राम सभा का बैठक होना चाहिए, तो 30 दिन के भीतर सरपंच को ग्राम सभा का आयोजन कराना पड़ेगा। तो ये वाला जो है आपका क्या हो गया? असत्य हो गया। ठीक है, तो इनमें से सभी नहीं। तो संदर्भ में सत्य कथन है, तो सत्य कथन क्या हो जाएगा आपका? ओनली 1 हो जाएगा। ये सत्य कथन है, एक साल में 6 बार। और ये भी जो डेट है वो डिसाइडेड है, ठीक है, कि एक साल में जो 6 बार होगा वो कब कब होगा। तो जैसे हम स्टार्ट करें साल के पहले जनवरी से, तो 23 जनवरी को पहला मीटिंग आपका ग्राम सभा का बैठक जो है वो 23 जनवरी को होना है। अब ऐसा नहीं है कि 23 जनवरी को होगा। जिस ग्राम सभा में 23 जनवरी को कराना है, जैसे किसी में ग्राम पंचायत में 2 ग्राम सभा होगा, तो एक 23 जनवरी को होगा, दूसरा 24 को या 25 को होगा। 23 जनवरी को दोनों बैठक करना क्या है? थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि ग्राम सभा में तो सरपंच को दोनों जगह रहना है या सचिव को दोनों जगह रहना है, तो एक साथ तो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो आप 2 दिन कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि ये जनवरी के जो 26 जनवरी वाला जो सप्ताह रहता है, ठीक है, रिपब्लिक डे वाला जो सप्ताह रहता है, उस सप्ताह के ड्यूरेशन पे आपका पहला मीटिंग होता है। फिर फरवरी में नहीं होता है आपका, ठीक, मार्च में नहीं होगा, अप्रैल में होगा। अब ये आपका कब होगा? अंबेडकर जयंती, ठीक है, 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल को आपका एक मीटिंग होना आपका क्या है? जरूरी है। फिर उसके बाद मई में नहीं होगा, जून में, जून माह के किसी भी दिन आप एक मीटिंग कर सकते हो। उसका आदेश जो होता है जनरली जनपद पंचायत से जारी होता है कि आपके जून में इस ड्यूरेशन पे आपको ग्राम सभा का बैठक करना है। जून के बाद हम देखें जुलाई में नहीं होगा, अगस्त में। तो अगस्त में देखें तो 15 अगस्त वाला जो सप्ताह है, ठीक है, तो 20 अगस्त ले ले, 20 अगस्त के आसपास आपको क्या है? ग्राम सभा का बैठक करना है। तो एक देखे 23 जनवरी को, फिर आपका 14 अप्रैल को, फिर आप देखे क्या 20 अगस्त को, फिर सितंबर में नहीं होगा, अक्टूबर में होगा। और ये डेफिनेट है कि 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती वाले जो समय है उसमें आपको क्या करना है? बैठक करना है। अक्टूबर के बाद आपका नवंबर दिसंबर बचा, और हुआ कितना? 1 2 3 4 5, तो एक जो रहेगा नवंबर में होगा। तो नवंबर अब 2 अक्टूबर पे हुआ है, तो नवंबर के लास्ट में ये कर लेते हैं। तो 1 नवंबर, तो नवंबर और जून में जो बताया जाएगा उस समय उस वाले डेट पे करना है। बाकी जो 4 मीटिंग है 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर वाले टाइम पीरियड पे आपको ये ग्राम सभा का मीटिंग करना है। तो 4 दिया हुआ, और जून और नवंबर, तो ये 6 बैठक करना आवश्यक है। इसके साथ साथ 6 तो होगा ही होगा एक साल में। ग्राम सभा का अगर 1/3 आपको मांग करे तो भी आपको बैठक करना पड़ेगा। साथ ही साथ जनपद पंचायत मतलब जनपद पंचायत का अध्यक्ष का निर्देशित करे कि ग्राम सभा का बैठक होना है, तो भी आपको ग्राम सभा का बैठक करवाना पड़ेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष बोल दिया जाए तो भी आपको करवाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपका ग्राम पंचायत जिस जिले में है वहां का जिला कलेक्टर भी अगर निर्देशित कर दे कि ग्राम सभा का बैठक होना है, तब भी आपको ग्राम सभा का बैठक करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा का बैठक बुलाने की अध्यक्षता कौन करता है? मतलब किसके पास शक्ति है कि वो ग्राम सभा का बैठक बुलाए? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत या जिला कलेक्टर? अभी बात किए, ग्राम पंचायत को अथॉरिटी नहीं है कि वो अध्यक्षता ने कि वो क्या करे, ग्राम सभा का बैठक बुलाए। ग्राम सभा का बैठक कौन बुला सकता है? ग्राम सभा का जनता, और वो भी ग्राम सभा का एक जनता नहीं, उसके लिए क्या होना चाहिए? 1/3। तो ग्राम पंचायत मतलब सरपंच अपने हिसाब से इस दिन ग्राम सभा का बैठक है, अपने डिमांड पे ये नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन जनपद पंचायत चाहे तो ग्राम सभा का बैठक बुला सकता है, जिला पंचायत चाहे तो बैठक बुला सकता है, और जिला कलेक्टर तो फिर बुला ही सकता है। तो इस तरीके से देखें तो बी, सी और डी, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा के शक्तियों और कर्तव्यों का विनिश्चय किया जाता है। मतलब जो ग्राम सभा को जो पावर है, शक्ति है, उसको कौन बनाता है? ठीक है, मतलब कोई नियम होगा ग्राम सभा के लिए, तो वो नियम जो है वो ग्राम पंचायत द्वारा बनाया जाता है, जनपद पंचायत द्वारा, या राज्य विधानमंडल द्वारा, या इनमें से
सभी। तो ग्राम पंचायत भैया नियम नहीं होता, कोई भी कानून जैसे पंचायती राज अधिनियम आया तो ग्राम सभा के क्या क्या कार्य है वो कौन डिसाइड करेगा, तो वो डिसाइड करेगा कौन, राज्य विधान मंडल। जैसे हमारे यहाँ बात करें तो राज्य विधान मंडल में विधान परिषद और विधानसभा आएगा। अब हमारे यहाँ विधान परिषद है नहीं तो सिर्फ क्या आ जाएगा, विधानसभा। तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों को मिलाकर के क्या बोला गया है, राज्य विधान मंडल। तो राज्य विधान मंडल जो है वो तय करता है कि ग्राम सभा की क्या शक्ति है, क्या कर्तव्य है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा का कार्य नहीं है, तो इनमें से कौन कौन सा जो कार्य है वो ग्राम सभा का नहीं है। हितग्राहियों का चुनाव का अनुमोदन, जी हां ये ग्राम सभा का कार्य है। अगर सिर्फ बोलता हितग्राहियों का चुनाव तो ये ग्राम सभा का काम नहीं, ये ग्राम पंचायत का काम होता है। जैसे मान लो किसी को गरीबी रेखा का कार्ड बनाना है या किसी को कुछ पेंशन देना है, तो कौन कौन से लाभार्थी होंगे, तो इनका जो चयन होगा, क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग रहेंगे और लिमिटेड लोगों को ही मिलना है, जो जरूरी चीज है उन्हीं लोग को मिलना है, तो किसको मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया तो सबको देना पड़ेगा, तो दे तो सकते नहीं, जैसे कुछ गाइडलाइंस रहेगा उधर गवर्नमेंट से, तो उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जब हम हितग्राहियों का चयन करेंगे तो पंचायत जो है पंचायत मीटिंग में नहीं होगा, ना सरपंच अपने हिसाब से नहीं करेगा। ठीक है, पहले क्या होगा, ग्राम सभा में उस बात को बताया जाएगा, ये कंडीशन है, इसमें किसका किसका चयन करना है। तो हितग्राहियों का चुनाव का अनुमोदन कौन करेगा, ग्राम सभा। मतलब जब ग्राम सभा बैठा रहेगा तो उन लोगों की जो भीड़ है, जो सभा है, वो बताएंगे कि इन लोगों का नाम हम लोग सुझाव करते हैं, वो नाम को अनुमोदित करेगा। अच्छा, सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं कि इन लोगों का नाम होना है, इन लोग का होना है, फाइनल डिसीजन ग्राम पंचायत को लेना है, तो बाद में ग्राम पंचायत लेगा। तो हितग्राहियों का चुनाव ग्राम पंचायत करता है, लेकिन उसका अनुमोदन कौन करता है, ग्राम सभा करता है। तो ग्राम सभा का कार्य क्या है, हितग्राहियों के चुनाव का अनुमोदन। तो पहला ये ग्राम सभा का काम है। ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण, जैसे कोई ग्राम पंचायत ने काम किया, कोई नाली बनाया, सड़क बनाया और कुछ बनवाया, तो उन सबका जो अंकेक्षण है, सामाजिक अंकेक्षण कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उसका भी आपका क्या है, ग्राम सभा में रखा जाता है। तो ग्राम सभा में कार्यों का क्या किया जाता है, सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। सामाजिक मतलब आपका इकोनॉमिक नहीं बोल रहे कि कितने का क्या हुआ, कैसे हो रहा है, कैसे ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सामाजिक के बारे में बात कर रहा है। तो ये आपका बी भी सही होगा। सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए लोगों की गतिशील करना, मतलब यह है कि सामुदायिक का जो काम है, सामूहिक रूप से कोई काम कराना है, तो उसके लिए ग्राम सभा जो है अपने ही लोगों को क्या करेगा, प्रेरित करेगा कि ये काम हमको करना चाहिए, कोई सामूहिक गतिविधियों वाला। तो ये भी आपका ग्राम सभा का काम है। जन्म मृत्यु और विवाह के अभिलेखों का रख रखाव, जी नहीं ये गलत होगा, ये ग्राम सभा का काम नहीं है। जन्म मृत्यु और विवाह के अभिलेखों को रक्षण करना जो है वो ग्राम पंचायत का काम है। तो ग्राम पंचायत में सरपंच और जो सचिव जो रहते हैं वो इस अभिलेखों का क्या करते हैं, रख रखाव करते हैं। तो ग्राम पंचायत में जब जाओ तो किसी के यहाँ किसी बच्चे का जन्म होगा या किसी की मृत्यु होगी, तो आप उनको अपने पंचायत के जो सचिव रहेंगे उनको आपको बताना पड़ेगा, वहां पर रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। तो जन्म मृत्यु और विवाह का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। तो कार्य नहीं है, ये वाला कार्य ग्राम पंचायत का है, ग्राम सभा का नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आज का फाइनल लास्ट क्वेश्चन, यदि एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभा के मध्य मतभेद पाया गया तो इसका हल कैसे निकाला जाएगा। अब जैसे कि बताया कि एक ग्राम पंचायत में दो ग्राम सभा हो सकते हैं, दोनों ग्राम सभा में अलग अलग मीटिंग होगा, एक साथ नहीं होगा। अब दोनों ग्राम सभा में जैसे कोई ग्राम पंचायत में कार्य कराना है, जैसे कोई बिल्डिंग बनना है, वो एक ही जगह बनना है, तो वो बोल रहे हैं, वो ग्राम सभा वाले बोल रहे हैं कि मेरे हिस्से में बनेगा, इधर ग्राम सभा वाले बोल रहे हैं कि मेरे हिस्से में बनेगा, या और कोई भी काम है जिसमें दोनों में मतभेद हो गया। तो जब दोनों में मतभेद हो जाए तो इस समय क्या करेंगे, ग्राम सभाओं का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। जैसे हम लोग लोकसभा और राज्यसभा की बात करें, जब कोई बिल पास करना रहता है, नहीं होते रहता है, समय नहीं रहता है, तो लोकसभा और राज्यसभा का हम लोग क्या मिला लेते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुला लेते हैं। तो वैसे ही दो ग्राम सभाओं का हम लोग क्या कर लेते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। तो यह है, इसका हल जो है ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक में और बहुमत से किया जाता है। ना उसका फैसला सरपंच करेगा, ना जनपद करेगा, ना जिला करेगा, ना कलेक्टर करेगा, ग्राम सभा का बैठक होगा और बहुमत से उसका डिसीजन लिया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने पंचायती राज अधिनियम और ग्राम सभा से संबंधित महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन देखे। चलिए, आप लोगों के लिए एक लास्ट क्वेश्चन होमवर्क, ग्राम सभा की आपात बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व देना अनिवार्य होता है, 7 दिन, 15 दिन, 3 दिन या तत्काल।
अगर आपको आंसर पता है तो जल्द ही कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। थैंक यू।